Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read an interesting story of class 11th, and the chapter which we are going to read is chapter 3rd of Hornbill book, and the title of the story is Discovering Tut, the saga continues. Students, ये आपके क्लास 11th की बुक का चैप्टर 3rd जो है हॉर्नबिल बुक का वो है, और इस स्टोरी का टाइटल आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज़। इसमें जो ये जो टट हैं वो इजिप्ट के किंग हैं, ठीक है। इस स्टोरी में ये स्टोरी इन्हीं पे बेस्ड है, और इस स्टोरी में टट को ही खोजा जा रहा है, किंग टट को, इजिप्ट के किंग को, ठीक है। इनकी डेथ हो गई है। इनके मरने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है, कुछ ऐसे मिस्टीरियस कुछ ऐसा कुछ है कि इनको सर्च किया जा रहा है, खोजा जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है। और इनकी ये सर्च करने की स्टोरी द सागा कॉन्टिन्यूज़। इट मीन्स सागा मतलब लॉन्ग स्टोरी। इट मीन्स मरने के बाद भी इनको डिस्कवर किया जा रहा है, और इनकी स्टोरी जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, अभी भी जारी है, ठीक है, इनको डिस्कवर करने की, इनके पीछे जो राज है उसको जानने की। अब स्टूडेंट्स, इसके जो राइटर हैं A.R. विलियम्स हैं, ठीक है, A.R. विलियम्स ने इसको राइट किया है। अब इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आप ये देख लीजिए। इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इनकी मीनिंग इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बतानी है, और ये वर्ड्स, ये जो पा रहे हैं डबल वर्ड्स, ये आपको मिलेंगे स्टोरी में। चलिए इनको भी जानने की कोशिश करेंगे आगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये किंग टट हैं, इन्हीं की ये है स्टोरी, डिस्कवर इन्हीं को किया जा रहा है, और इन्हीं की स्टोरी जारी भी है। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। मतलब ये अपने टीन एज में, इट मीन्स नियर 18 to 19 में इनकी डेथ हुई। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि टीनेजर एज ये होती है 13 to 19, तो उसी एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, ही वॉज लेड टू रस्ट लैडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगटन। अब ये जो लास्ट एयर थे, लास्ट एयर मतलब सक्सेसर होता है, मतलब उत्तराधिकारी। ये अपने पावरफुल फैमिली, मतलब किंग की जो फैमिली थी वो बहुत पावरफुल फैमिली थी, और उसके रूलर थे, ठीक है। लास्ट रूलर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इनके बाद और कोई राजा नहीं हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पे रूल किया था इन्होंने, क्योंकि इजिप्ट के किंग थे तो इजिप्ट पे ही रूल करेंगे। एंड इट्स एम्पायर, और ये वहाँ के एम्पायर पे, इजिप्ट के मतलब जहाँ पे इनका ये रॉयल फैमिली था, उनका जो एम्पायर था उस पर भी फॉर सेंचुरीज, काफ़ी शताब्दियों तक इन्होंने वहाँ पर रूल किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विथ गोल्ड। अब ही वॉज लेड, इट मीन्स जब इनकी डेथ हुई तो इनको लैडन विथ मतलब ये होता है कि लोड विथ। तो जब इनकी डेथ हुई तो इनको जब भी बैरिड किया जा रहा था, मतलब दफन किया जा रहा था, तो इनके साथ काफ़ी गोल्ड भी रखे गए, ठीक है, और रख के इनकी कॉफिन में बाद में उसे वहीं पे बैरिड कर दिया गया, कब्र में इनको दफन कर दिया गया, और उसके बाद भूल गए सब, ठीक है, सारी चीज़ें। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़। 1922 में क्या हुआ कि इनके टूम को, ठीक है, जो टट हैं उनके टूम को क्या हुआ कि डिस्कवर किया गया, ठीक है। अब मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आज का जो वर्ल्ड है उस समय, मतलब आप 1922 के बाद जितने भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इनको क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड टू हिम विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। मतलब इनकी मर्डर की गई थी, ये मोस्ट प्रॉबेबली मतलब बोला जा सकता है मोस्ट पॉसिबिलिटी के साथ कि इनका मर्डर किया गया था। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टट हैज़ undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction, okay, of the boy's pharaoh। अब यहाँ पे ये देखिए कि now living his tomb मतलब इनको इनके ग्रेव से, इनकी कब्र से निकाला जा रहा है फर्स्ट टाइम, कितने सालों बाद, 80 years के, मतलब जब इन्हें सर्च किया गया उसके 80 year बाद इनको फिर निकाला जा रहा है। टुट हैज़ अंडरगॉन मतलब गो थ्रू, इनका क्या होना है, एक CT स्कैन हुआ है, और वो CT स्कैन क्या ऑफ़र कर रहा है, न्यू क्लूज़, मतलब नए नए सुराग बाहर आ रहे हैं
इनकी लाइफ और इनके डेथ के बारे में वो जानकारी दे रहा है सिटी स्कैन। अब सिटी स्कैन की जो जानकारी है, जो भी क्लूज़ हैं, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड प्रेसाइज डाटा। वो सिटी स्कैन से कुछ ऐसे प्रेसाइज डाटा, इट मीन्स एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट डाटा मिल रहे हैं। किसके लिए? फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए। फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन, फॉरेंसिक मतलब ये होता है यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मतलब इनके डेथ के बारे में जानने के लिए फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है। इस बॉयज़ फेरो की, बॉयज़ फेरो किसके लिए लगाया जाता था? द टाइटल ऑफ द एंशियंट इजिप्शियन किंग, मतलब इजिप्ट के जो किंग थे वो उनको फेरो बोला जाता था। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए फेस ऑन द स्कल एंड सी हाउ द ऑनर ऑफ द स्कल लुक्ड लाइक। अब इस फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन से इस सिटी स्कैन का जो भी डाटा होगा उससे क्या होगा कि एक रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाएगा उसके मतलब उसकी सूचना को, और एक क्रिएट किया जाएगा एक फेस स्कल का, ऑन द स्कल पे एक फेस क्रिएट किया जाएगा जिससे पता चल सके कि उसका किस तरीके से चेहरा था, किस तरीके से वो दिखते थे। इसी के लिए क्या किया जा रहा है यहाँ? फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस समय इनको क्या किया जा रहा था, निकाला जा रहा था, कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे इनकी टूम है? टूम है इनकी एंशियंट इजिप्शियन सीमेट्री, मतलब एंशियंट इजिप्शियन सीमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। वैली ऑफ द किंग को किस नाम से जाना जाता है? एंशियंट इजिप्शियन सीमेट्री। ठीक है, एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री है, इसी को वैली ऑफ द किंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे किंग टट की क्या है? ग्रेव है। ठीक है, यहीं पे इनकी टूम है। ठीक है, तो वहाँ पे जब इनको इनकी ग्रेव से निकाला जा रहा था, इनकी टूम से, तो हुआ क्या कि उसी समय एक आंधी चलने लगी। ठीक है, एन एंग्री विंड, एंग्री विंड मतलब फोर्सफुली विंड, आंधी के तरीके से वो क्या कर रहा है? स्टर्ड अप मतलब कॉज टू राइज, मतलब वो एक ऐसी धूल भरी आंधी को उभार रहा है जो देखने में घोस्टली डस्ट डेविल, मतलब बिल्कुल ही अननेचुरल दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी आत्मा ने इसको क्रिएट किया हो। डार्क बेलेड क्लाउड हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। अब डार्क बेलेड क्लाउड मतलब एकदम बिल्कुल आप देखेंगे तो बादल किस तरीके से डार्क है, बिल्कुल काला हो रहा है। तो डार्क क्लाउड कंटेनिंग रेन, आप ये कह सकते हैं इसे, डार्क बेलेड क्लाउड को। तो वो हैड स्कडेड अक्रॉस मतलब फैल गया था पूरे डेजर्ट में, मतलब ऊपर बादल कैसा था? डार्क था बिल्कुल। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, अब शाम के समय क्या हो रहा है बाद में उसे कि स्टार्स को वेल कर रहा है, इसमें हाइड कर रहा है, छिपा रहा है। ठीक है, बादल स्टार्स को ढक ले रहा है, मतलब बादल होने के बाद कहाँ स्टार्स दिखते हैं? इन द कास्केट ग्रे। कास्केट ग्रे का मतलब ये होता है कि स्टार्स बीइंग कवर्ड बाय द डार्क बेलेड क्लाउड, मतलब एक जिस तरीके से कॉफिन में डेड बॉडी कवर हो जाती है ग्रे कॉफिन में, उसी तरीके से ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं? किसको कवर कर रहे हैं? स्टार्स को कवर कर रहे हैं। तो आप ये समझ जाइएगा कि स्टार्स बीइंग कवर्ड बाय द डार्क बेलेड क्लाउड, स्टार्स को ढक लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ दृश्य है वहाँ पे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये टाइम क्या है? 6 PM 5 जनवरी का टाइम है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। अब ये बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड मतलब थोड़ा सा पुश किया जाता है। कब? उसका हेड, सबसे पहले क्या हेड ही पुश किया जाएगा इनटू ए सिटी स्कैनर में उसका हेड डाला जाता है, और जिससे क्या होता है वो क्या करेगा? टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, मतलब उसकी लाइफ एंड डेथ के बारे में बताएगा जो काफ़ी दिन से लिंगरिंग है, मतलब डिले हो रहा है कि मतलब वो न्यूज़ किसी को रियल में पता ही नहीं चल रहा, उसके पीछे मिस्ट्री बनी हुई है उसकी लाइफ एंड डेथ के बारे में। ठीक है, तो वो मिस्ट्रीज़ क्या होगा? बाहर निकल के आएगा जब सिटी स्कैन हो जाएगा, तो उससे वो राज पता चलेगा। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड। अब ये यंग रूलर कब इसकी डेथ हुई थी? 3300 ईयर्स एगो, समझ रहे ना? तो 3300 ईयर्स एगो इस डेथ हुई थी, और ये कब इसका सिटी स्कैन हो रहा है? 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 में। ठीक है,
तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब ऑल आफ्टरनून मतलब पूरे दोपहर भर में क्या हो रहा है कि एक टूरिस्ट की लाइन है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से आए हैं, वो डिसेंडेड मतलब कहाँ पे पहुँच रहे हैं, किंग टट की टूम के पास, ठीक है, इनटू द क्रैम्ड स्मॉल साइज का जो उनका टूम है, रॉक कट करके बनाया गया है, वो 26 फीट अंडरग्राउंड है, मतलब ज़मीन के नीचे है। और यहाँ ये टूरिस्ट किस लिए जा रहे हैं, रिस्पेक्ट पे करने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बैरियल चैम्बर एंड पीयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। अब कुछ लोग हैं, वो क्या है, म्यूरल्स को देख रहे हैं, म्यूरल्स जो वॉल पेंटिंग होती है अंदर उसके टूम में, उसको देख रहे हैं, ऑफ द बैरियल चैम्बर में, मतलब उसके टूम के साइड में, एंड पीयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसके गिल्डेड फेस को भी देख रहे हैं। गिल्डेड मतलब वो होता है कवर्ड विद गोल्ड, मतलब उसका एक फेस बनाया गया है गोल्ड से, उसको भी देख रहे हैं। अब इसमें ये देखिए कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। अब इसका जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है, मोस्ट स्ट्राइकिंग मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इसका, वो क्या है, इसका ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, ठीक है। जो इसकी कॉफिन क्या है, ये 3 कॉफिन्स है, ठीक है। तो इसकी जो आउटर कॉफिन है, सबसे बाहर वाली कॉफिन है, उसके लिड पे, उसके ढक्कन पे क्या है, उसकी गिल्डेड फेस है, ठीक है, एक गोल्ड का फेस बनाया गया है। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर, कुछ विजिटर्स गाइड बुक देख रहे हैं, क्योंकि विजिटर्स जानते ही हैं जब कहीं जाते हैं तो उनके पास एक गाइड बुक होती है, वहाँ के बारे में नॉलेज होता है उनको। ऑदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ बिल्कुल साइलेंट खड़े हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग टट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, मतलब कुछ लोग शायद ये इस पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि उसकी अनटाइमली जो डेथ हुई थी, ठीक है, उनके टीन एज में। और वंडरिंग, और कुछ लोग वंडर हो रहे हैं, काफ़ी मतलब वरीड हो रहे हैं, विद ए शिवर इफ़ द फेरोज़ कर्स, मतलब वो फेरोज़ के कर्स के लिए उन्हें ये लग रहा है कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू। उन्हें ये लगता है कि ये बात सच है, वॉज रियली ट्रू, कि जो भी फेरोज़ मतलब वहाँ किंग का एक श्राप है, हो लग जाएगा। किसको लगेगा, जो उनकी मतलब क्या करेंगे कि उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनके रेस्टिंग प्लेस, इट मीन्स ग्रेव में से, उनको टूम में से निकाल के जो उनको डिस्टर्ब करेगा, उस पर क्या है, फेरो का कर्स, फेरो का श्राप लग जाएगा, जिससे उनको डिस्टर्ब करने वाले आदमी की या तो डेथ हो जाएगी, या तो मिसफॉर्च्यून, या तो उसकी किस्मत बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा मानते हैं, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले लोग जो भी हैं, टूरिस्ट हैं या कुछ वो हैं। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। अब वो जो ममी है किंग टट की, वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सैड जाही हेवास। अब जाही हेवास कौन है, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। अब जाही हेवास हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं, किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल है। ये भी आए हैं उस समय जब इनके टूम को डिस्कवर किया गया, सिटी स्कैन किया जा रहा था। तो काफ़ी देर इसकी बॉडी को देखने के, ममी को देखने के बाद ये क्या बोलते हैं कि ये बहुत बुरी कंडीशन है इसकी ममी की। अब ये किसकी वजह से, कार्टर की वजह से, क्योंकि कार्टर ने ही इसको 1920s में डिस्कवर किया था। अब ये जाही हवास बोलते हैं फिर एक बार दोबारा कि कार्टर, हावर्ड कार्टर, मतलब ये फुल नेम क्या है कार्टर का, हावर्ड कार्टर, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टूम आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। मतलब ये बता रहे हैं ये हावर्ड कार्टर ही है, ये आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्ववेत्ता, मतलब जो पुरानी चीज़ों में ज़मीन के अंदर जो होती है उनकी खोज करते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट है और 1922 में इसने टट की टूम को डिस्कवर किया आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब काफ़ी सालों के अनसक्सेसफुल सर्चिंग के बाद 1922 में इसने डिस्कवर किया टट की टूम को। इट्स कंटेंट्स, अब किसके कंटेंट्स, किसके भाग, मतलब ममी का जो भाग है जो भी उसमें था, दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, मतलब ये काफ़ी पहले बहुत जल्दी में सर्च किए गए थे,
तो जाही हवास बोल रहे हैं वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, मतलब जो भी इसके कंटेंट्स हैं ममी के वो क्या है, पूरे के पूरे कंप्लीट हैं, जैसा कि पहले सर्च किया गया था बहुत रफली, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि देखने के बाद पता चल रहा है कि सारा कंटेंट इसमें कंप्लीट है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो इस के साथ जो इसके रिमेन्स हैं, जो सामान है, वो कलेक्शन कौन से हैं, बहुत ही रिचेस्ट कलेक्शन है, ठीक है, रॉयल मतलब राजा महाराजा के कलेक्शंस हैं, मतलब सामान है। हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, मतलब ये क्या है, एक तरीके से ये फेरोज़ वहाँ की राजा महाराजाओं की एक बिल्कुल कहानी बन गई है, ठीक है। इतना इसमें रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन मिला। अब इसमें स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग, आप ये कह सकते हैं हैंडमेड चीज़ें थी। आइटम्स फाउंड इन द टूम वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आप इसका मतलब ये समझिए कि काफ़ी स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे जिसको देख के काफ़ी लोग वंडर कर रहे थे, सरप्राइज हो जा रहे थे। इन गोल्ड, मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स था, सामान था, वो किसका था, गोल्ड का था। देयर एटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery। मतलब उसके जो eternal brilliance थे, कि टाइमलेस जो साइन थी, मतलब इतने अंदर की चीज़ें, वो गोल्ड वाली चीज़ें चमक रही थी इस तरीके से जैसा वो एक बिल्कुल न्यू हो, उसका अभी अभी रीबर्थ हुआ हो। caused a sensation at the time of discovery, मतलब इसने क्या किया, उस समय बिल्कुल हलचल ही मचा दिया, ठीक है, इतनी चीज़ें मिली। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इससे क्या हुआ कि इतनी कलेक्शंस रहने की वजह से इसको काफ़ी लोग अटेंशन, मतलब इसको कंसीडर करने लगे। बट टट वॉज ऑल्सो बेरिड विथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, मतलब टट के साथ तमाम ऐसी चीज़ें बेरिड की गई थी, मतलब उसके साथ दफन की गई थी जो उसको क्या चाहिए था, उसको मतलब एवरीडे लाइफ में ज़रूरत पड़े, मतलब मरने के बाद भी लोग ज़रूरत की सामानों को मानते थे, उस पर ध्यान देते थे। तो उसमें क्या दफन किया गया था, इनके साथ बोर्ड गेम्स थे, ए ब्रॉन्ज रेजर भी था, लिनन अंडर गारमेंट्स थे, केजेस ऑफ फूड एंड वाइन, मतलब फूड भी था और वाइन भी था, इनके साथ रख दिया गया था। ये माना जाता था कि इनकी डेथ के बाद भी ये इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इंडिकेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। अब ये क्या हो रहा है कि आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर, मतलब कुछ मंथ इसके फ्यूनररी जो भी ट्रेजर्स थे, जो भी सामान थे उसमें, इसको रिकॉर्ड करने के बाद अब हावर्ड कार्टर क्या करने जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग करने जा रहा है 3 नेस्टेड कॉफिन, मतलब उसके कितने कॉफिन थे, 3 कॉफिन्स थे। एक कॉफिन बड़ा वाला था, उसके अंदर एक कॉफिन था, फिर उसके अंदर एक कॉफिन था, तो ये 3 नेस्टेड कॉफिन को अब इन्वेस्टिगेट करने जा रहा था। ओपनिंग द फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट कॉफिन को ओपन किया जाता है, सबसे बड़े वाले को, ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर, द फेडेड एविडेंस ऑफ बैरियल इन मार्च और अप्रैल। अब देखिए, जब इनका फर्स्ट कॉफिन जब खोला गया तो उसमें क्या हुआ जा रहा है कि उसमें एक श्राउड मिला, ग्रेव क्लोथ, मतलब जिसमें बॉडी रैप करके लपेटी जाती है, तो उसमें वो चीज़ें सारी रैप्ड थी अंदर का चीज़। तो उसमें क्या हो रहा था, बिल्कुल एडॉर्न थी, डेकोरेटेड थी, और किससे डेकोरेट किया गया था, गार्लैंड, मालाओं से, ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, इनके ये रेत है। तो ऑलिव लीव्स था, वाइल्ड सेलरी था, लोटस पेटल था, कॉर्नफ्लावर था, ये सब उनके ऊपर रखा गया था उस कॉफिन में, श्राउड पे। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बैरियल इन मार्च और अप्रैल, मतलब एक एविडेंस, लगभग आप ये कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ नहीं, लेकिन फेडेड एविडेंस क्या बता रहे हैं कि इनके बैरियल, मतलब इनकी डेथ कब हुई थी, मार्च और अप्रैल में हो सकती, मार्च या अप्रैल में। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, जब ये ममी के पास पहुंचता है कार्टर, तो क्या होता है, दो ही रैन इनटू ट्रबल, उसको मतलब काफ़ी ट्रबल हो जाती, परेशानी हो जाती है। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टेट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि रिचुअल्स रेजिन्स था, रेजिन्स मतलब एक तरीके का आप ये कह दीजिए कि ममी को या डेड बॉडी को वो साथ में चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो बिल्कुल ही एकदम हार्ड हो गया था, ठीक है, चिपक के।
सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब ये टट को कहाँ से सीमेंटिंग किया था, बिल्कुल चिपका दिया था टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, मतलब इसका टुट की बॉडी को एकदम बॉटम से इसके गोल्ड कॉफिन में मतलब सीमेंटिंग कर दिया था, बिल्कुल ये चिपका रखा था इसने, किसने, रेजिन ने। नो अमाउंट ऑफ इमेट फोर्स कुड मूव देम, मतलब कोई भी अगर फोर्स इसमें लगाया जाए, ठीक है, तो ये क्या कर, कैसा भी फोर्स क्यों ना लगाया जाए, बट ये मूव नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी मम्मी को मूव नहीं किया जा सकता। अब कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, मतलब क्या किया जाए उसमें, ठीक है, किस तरीके से इसे मतलब अलग किया जाए उस रेजिन से। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब ये बताया जा रहा है कि अगर इसे सन, हो सकता है कि सन इसको क्या करे, एकदम बिल्कुल हैमर की तरह का काम कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही तगड़ी धूप होती है इजिप्ट में, सदर्न ऑफ इजिप्ट में। तो ये सोचा गया कि क्यों ना इसको बाहर रख दिया जाए और जिससे सन लाइट पड़ने की वजह से ये थोड़ा मेल्ट होगा, पिघलेगा। द कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन दिस। अब कार्टर ने इसको बाहर रखा, मतलब धूप दिखाया, ताकि ये क्या हो कि रेजिन थोड़ा लूज़ हो जाए, ठीक है, उसकी पकड़ जो है वो थोड़ा लूज़ हो जाए, जिससे इस बॉडी को अलग किया जा सके कॉफिन से। फॉर सेवरल आवर्स ही सैट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 140 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब कुछ घंटों तक उसने क्या किया कि ममी को एक बिल्कुल आउटसाइड रखा इन ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब स्कॉचिंग, मतलब बहुत ही तगड़े धूप में, सनशाइन में। और ये कितनी धूप तगड़ी थी कि इसका जो टेम्परेचर था 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था। नथिंग बज्ड, मतलब कुछ भी उसमें रेजिन्स को कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मूव हुआ, ठीक है, वो वैसे के वैसे चिपका रहा। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटेक्टमेंट। अब ये क्या हुआ कि मतलब एक साइंटिफिक ग्रुप के साथ ये बात को बोल रहा है कि द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। अब ये बोल रहा है कि कंसोलिडेट मटेरियल, मतलब जो भी इसका रेजिन्स थे और कॉफिन था, इसको अलग अलग करने के लिए क्या करना चाहिए था, चिजल्ड अवे। चिजल्ड अवे का मतलब ये होता है कि एक छीनी के हेल्प से इसे क्या करना है कि बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक्स, मतलब लिम्स एंड ट्रंक्स के नीचे से इसको क्या करना है, छीनी से मार के इसे अलग करना है, ठीक है। तब ये क्या होगा, उसके बाद ही, मतलब पहले ये किया जाएगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल है कि इसके रिमेन्स को, मतलब इसकी बॉडी के साथ जो भी रिमेन्स हैं उनको रेज किया जा सके, ठीक है, इट मीन्स उसको अलग किया जा सके, खड़ा किया जा सके सिटी स्कैन के लिए। आगे देखते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर कहता है कि मतलब उसने कुछ ऐसे काम किए कि मतलब उस बॉडी में चिजल्ड किया, छीनी का यूज़ किया उस ममी में, तो वो अपने बचाव के लिए कहता है इफ़ ही हैडेंट कट द ममी फ्री, अगर उसने इस तरीके से ममी को कट नहीं किया होता चिजल्ड के हेल्प से, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। कह रहा था तो इससे क्या होता है कि जो चोर हैं वो क्या करते हैं कि सर्कमवेंटेड द गार्ड, मतलब गार्ड को चीट करते, गार्ड से चीट करके, और रिप्ड इट अपार्ट, मतलब उसको पार्ट को, मतलब ममी के जो पार्ट हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, किसके लिए, द गोल्ड, रिमूव द गोल्ड, मतलब बॉडी से गोल्ड को रिमूव कर देते हैं और उसे चीट करके ले जाते हैं। इन टट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलस वेल्दी। अब टट के टाइम में क्या होता था कि जो राजा थे वो काफ़ी वेल्दी थे, काफ़ी उनके पास धन संपत्ति होती थी, एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और उनमें ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद वो अपने रिचेस को अपने साथ ले जाए, ठीक है, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, ओके। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, मतलब उसकी जर्नी क्या थी कि मतलब ग्रेट बियॉन्ड, मतलब इतनी दूर, मरने के बाद आदमी बहुत ही मतलब दूर ही चला जाता है। किंग टट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। किंग टट को किस तरीके से बिल्कुल भर दिया गया, ग्लिटरिंग गुड की तरीके से, मतलब फुल ऑफ ग्लिटरिंग गुड्स, मतलब जो सोने चांदी था। अब उसमें क्या था, प्रीसियस कॉलर्स थे, वो पहनने के लिए कॉलर्स जो यूज़ होते हैं, इनलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग्स थे, एमुलेट्स था, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल्स था, सीथ्स फॉर हिज फिंगर एंड टोज, इट मीन्स मतलब जो कवर होता है वो था, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, मतलब एक आइकॉनिक इनर कॉफिन भी था एकदम यूनिक, एंड मास्क,
और मास्क भी था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सब किसके थे? प्योर गोल्ड के थे, ठीक है, जो उसके ग्रेव में थे, कब्र में थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, मतलब इसकी जो एडॉर्नमेंट थी, मतलब डेकोरेशन था, उससे अलग करने के लिए कार्टन मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सीवियर नियरली वेरी मेजर जॉइंट। मतलब कार्टर के लोग क्या किए कि इसको रिमूव करने के लिए ममी को, कि ममी का हेड सबसे पहले रिमूव किया चिजल्ड करके, एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और सारे मेजर जॉइंट जो भी होते थे उसके बॉडी के, उसको अलग अलग करके अलग किया, ठीक है, मतलब उससे रेजिन से। वंस दे हैड फिनिश्ड, और इस काम को फिनिश होने के बाद, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rest. अब इसको क्या किया, उसके बाद इन्होंने रिसेंबल किया। रिसेंबल किस किया? एक सैंड के ऊपर रख के, ठीक है, उसी ज़मीन में रिसेंबल किया। उसके बाद इन्होंने वुडन बॉक्स में रखा, और उसके जो बीच बीच में जॉइंट्स में जो कट थे उनको क्या किया कि फिल कर दिया, किसी चीज़ से फिल कर दिया होगा, कि जिससे वो घाव, मतलब जो भी उसके बॉडी में डैमेज थे वो छिप जाएं। और उसके बाद उनको कहाँ, उनके बेड्स पे लिटा दिया गया है, जिसमें रख के सिटी स्कैन होना था, ठीक है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब इसमें ये देखिए, आर्कियोलॉजी मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट जो सर्च करते हैं वो काफ़ी अब चेंज हो चुका है। इन द इंटरवीनिंग मतलब बिटवीन डिकेड्स, मतलब कुछ दशक के बीच में आर्कियोलॉजी मतलब जो ऐसी चीज़ों में पुरानी एंशिएंट चीज़ें जो सर्च करते हैं वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब ये किस पे फोकस करते हैं? पहले क्या होता है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, पहले, अब ये लेस ट्रेजर पे बहुत कम फोकस करते हैं। पहले इस पे ट्रेजर्स पे ज़्यादा, संपत्ति पे ज़्यादा फोकस करते थे। अब किस में फोकस करते हैं? मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। मतलब ये इस पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से, क्या उसके सीक्रेट फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, ठीक है। इट ऑल्सो यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, मतलब काफ़ी एडवांस्ड टूल्स यूज़ करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। इन 1968 मतलब 1922 में इसको डिस्कवर किया। 1968 में 40 ईयर आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, मतलब कार्टर के 40 ईयर्स बाद जो हुआ वो क्या हुआ, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट। मतलब वो क्या हुआ, एनाटॉमी एक प्रोफेसर थे जो शरीर रचना से रिलेटेड, मतलब बॉडी पे जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने क्या किया कि इसकी ममी को पे एक्सरे मतलब किया, इसकी ममी का एक्सरे किया, और उसके बाद कुछ स्टार्टलिंग मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट निकल के आए। बीनेथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। मतलब बीनेथ द रेजिन के नीचे जो उसके चेस्ट को बिल्कुल रेजिन जकड़ लिया था, वहाँ पे क्या हुआ, मतलब आप देखेंगे बीनेथ द रेजिन के नीचे, क्योंकि रेजिन से एंड कॉफिन से वो बिल्कुल उसके चेस्ट दोनों सटे हुए थे, तो रेजिन्स के नीचे जो उसका चेस्ट है बिल्कुल एकदम बिल्कुल केक का मतलब बिल्कुल चपक गया ना। तो रेजिन्स के नीचे जो उसका चेस्ट था, जो चपका था, उसमें क्या थे, ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब बिल्कुल मिस थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे हुआ मिसिंग, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी और सिटी बाय विच 100 of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a 3-dimensional virtual body। तो ये बताया जा रहा है कि टुडे डायग्नोस्टिक मतलब आज के समय में जो डायग्नोस्टिक किया जाता है, इमेजिंग कैन बी डन मतलब डायग्नोस्टिक इमेज किस तरीके से बनाया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी के हेल्प से, और सिटी स्कैन आप बोल सकते हैं। अब सिटी स्कैन में होता क्या है कि बाई विच 100 ऑफ X-rays, एक्स जो रेज होते हैं इनको क्रॉस सेक्शन में मतलब बिल्कुल स्ट्रेट डाला जाता है
एक साथ, ठीक है, लाइक जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के स्लाइस के तरीके से। और इससे होता क्या है, 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी बनती है। वर्चुअल बॉडी मतलब आप समझ, वास्तविक बॉडी मतलब रेस के हेल्प से वो वर्चुअल बॉडी बनाई जाती है। व्हाट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील ऑफ टच देन द एक्सरेज। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ सिटी स्कैन ने ज़्यादा रिवेल किया उस एक्सरे से ज़्यादा, ठीक है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। क्या ये 2 बिग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जो अभी तक लिंगरिंग है, इट मीन्स अभी तक डिले हो रहा है, उसका आंसर नहीं मिला है। हाउ डिड ही डाई, सबसे पहले कैसे वो डाई हुआ, डेथ हुई। एंड हाउ ओल्ड वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब हाउ ओल्ड वॉज ही, मतलब वो कितने उम्र का था जब उसकी डेथ हुई। किंग टट डिमाइज वॉज ए वेरी बिग इवेंट, मतलब वो काफ़ी ही बिग इवेंट था, इसकी डेथ जो है काफ़ी बिग इवेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक किंग फैमिली से था। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर देखें रॉयल स्टैंडर्ड मतलब राजाओं महाराजाओं की मर्यादा के वे से देखा जाए तो ये काफ़ी रॉयल स्टैंडर्ड था, मतलब एक राजा का मरना एक बिग इवेंट होगा ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, मतलब वो अपनी फैमिली लाइन में, मतलब उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं वो लास्ट था अपनी फैमिली लाइन में। हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी, मतलब उसका फ्यूनरल जो था उसकी डेथ के बाद ये उसकी डायनेस्टी का खात्मा था, मतलब अंत ही था। बट द पार्टिकुलर्स, जैसे किंग टट की बात की जा रही, ऑफ हिज पासिंग अवे, मतलब उसके मरने के बाद, एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, मतलब उसके मरने के बाद क्या हुआ ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, मतलब क्या हुआ होगा ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ के अब देखते हैं एमनहोटेप, ठीक है, एमनहोटेप थर्ड। अब यहाँ पे इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी डायनेस्टी से रिलेटेड है किंग टट के। टट्स फादर और ग्रैंडफादर, या तो ये किंग टट के एमनहोटेप थर्ड क्या है, या तो इनके फादर होंगे टट के या ग्रैंडफादर होंगे। वॉज ए पावरफुल फ़ैरो, मतलब ये काफ़ी पावरफुल फ़ैरो थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, मतलब उन्होंने 4 दशक के करीब में वहाँ पर रूल किया, ठीक है, इजिप्ट में। एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज, मतलब 18 जो उनका 18 डायनेस्टी का गोल्डन एज था, उस एज के पीक पे, मतलब उस एज में, मतलब होता है एक राजा का होता है कि जिस काल में आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे काम हुआ हो, तो उसमें उस टाइम में वो अपने डायनेस्टी के 18th डायनेस्टी के गोल्डन एज में उन्होंने रूल किया। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। अब एमेनहोटेप जो इनके फोर्थ थे वो इनके बेटे थे एमेनहोटेप थर्ड के, और उन्होंने एक ऐसा अजीब पीरियड मतलब अपने समय में रूल किया, ठीक है। स्ट्रेंगेस्ट मतलब ये होता है कि काफ़ी अजीब ही मतलब रूल किया। अब इसमें क्या कुछ इन्होंने अजीब किया कि द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, मतलब अब ये एटन के वर्शिप पूजा को ये प्रमोट कर रहे हैं। पहले किसी और देवता का पूजा होता था। द सन डिस्क, एटन को क्या बोला जाता है, सन डिस्क, ठीक है, इट मीन्स सूर्य का आप विम बता सकते हैं। चेंज हिज नेम टू अखेनटन, ठीक है, अपना नेम इन्होंने चेंज करके एमेनहोटेप से क्या किया, अखेनटन, ठीक है, अखेनटन कर दिया। इसका मतलब ये होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, मतलब ये अपने गॉड के सर्वेंट बन रहे हैं इसमें। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनटन, और अपनी कैपिटल को कहाँ से मूव किया, थीबेस से मूव करके कहाँ पे, अखेनटन लाया, जिसे आज नोन नाउ एज अमारना, इसको आज अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन, ठीक है, अब इसने पूरी कंट्री को, अपनी प्रजा को एक बार सॉक्ड कर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इसने आमुन पे अटैक किया। अब यहाँ पे ये देख आप सकते हैं कि यहाँ पे आमुन कौन है, इन्हें आमुन बोला जाता है, एमन आप बोल सकते हैं। एमन पे अटैक किया, एमन पे अटैक करके ये मेजर गॉड थे, पहले इन्हीं की पूजा, मतलब ये एमनहोटेप जिसे अखेनटन बोला जाता है, अखेनटन के पहले एमन का ही गॉड का पूजा किया जाता था। स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, मतलब स्मैश कर दिया, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, ठीक है, और सारे टेम्पल को क्लोज करवा दिया जो भी एमन गॉड से रिलेटेड थे। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफाइड टाइम, ये बहुत ही डरावना टाइम रहा होगा जिस समय ऐसा हुआ होगा।
सैड रे जॉनसन, ये कौन बोल रहे हैं, रे जॉनसन बोल रहे हैं कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिक टाइम। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इनकी पोस्ट क्या है, ये डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। लग्जर कहाँ है, ये वहीं पे है जिस प्लेस पे थीबेस में ही है, ठीक है। थीबेस में लग्जर एक जगह है और वहीं पे ये हैं रे जॉनसन जो ये बोल रहे हैं। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एंड, ये भी बोल रहे हैं कि जो फैमिली इतने दिनों तक रूल की अब उसका ख़त्म हो गया है इन्हीं के साथ। देन अखेनटन वेंट अ लिटिल वैकी, मतलब जब ये लिटिल वैकी हो गया था, मतलब इस तरीके से एमन को मूर्तियाँ तोड़ के एमन की किस तरीके से एटन को इसने वर्शिप के लिए प्रमोट किया, तो ये वैकी मतलब एक तरीके से क्रेजी हो गया था, पागल हो गया था, ठीक है, तभी इसने ऐसा काम किया। आफ्टर आखेनटन डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मैंक करे, ठीक है, ये स्मैंक करे हैं, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, मतलब इसके बाद अखेनटन के डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर, मतलब एक ऐसा जो कुछ दिनों के लिए आए और उसके बाद चले गए, स्मैंक करे नाम है इनका, आए भी और उसके बाद हार्डली इनको कहीं इनका कोई सबूत मिलता है, ठीक है। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखाटेन, ठीक है, ये टूटनखाटेन कौन है, टुक द थ्रोन किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। अब ये टूटनखाटेन वही हैं जो आज वाइडली किसके नाम से जाने जा रहे हैं, किंग टट के नाम से, ठीक है। तो अब द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन, अब इसमें इन्होंने फिर अपना नेम क्या रखा, टूटनखामुन रखा। तो टूटनखामुन लिविंग इमेज ऑफ आमून, मतलब फिर इन्होंने रीएस्टैब्लिश्ड किया एमन गॉड के वर्शिप को, ठीक है। एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जितने भी ओल्ड वेज थे, क्योंकि टूटनखाटेन जो थे उन्होंने इस सारी चीज़ों को बंद करवा दिया था, बाद में फिर इन्होंने रिस्टोर किया, मतलब फिर उन्होंने चालू करवा दिया टूटनखामुन ने। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर, और इन्होंने 9 ईयर तक वहाँ पे शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद चलिए देखते हैं। Regardless of his name and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। अब अगर बात ना की जाए इनके फेम की, मतलब कि ये किंग थे, स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, मतलब अगर इनके लक की, इनके भाग्य की या इनके फेम की, एक किंग फैमिली से थे, बात ना की जाए, तो जो किंग टट हैं उनकी क्या है, ममी एमंग मेनी इन इजिप्ट, मतलब तमाम बहुत सारी ममी में एक ममी इनकी है। हाउ मेनी, कितनी ममी है वहाँ पे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या होता है, एक 2003 में इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट चलता है, जो क्या होता है, विच बिगेन एन इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाई जाती है कि कितनी ममीज़ हैं, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज़ स्टिल काउंटिंग, मतलब 600 ममीज़ की पता लगाया गया और अभी भी ये चीज़ें जारी है। द नेक्स्ट पेज, और उसके बाद क्या किया गया, इसको लिस्ट करने के बाद स्कैनिंग द ममीज़ विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, मतलब एक उन ममीज़ को क्या हुआ, सिटी स्कैन किया जा रहा था, और वो सिटी स्कैन मशीन किसने दिया था, सीमेंस ने, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी सीमेंस, जो इस स्कैन मशीन के मैन्युफैक्चरर थे। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन, किंग टट की जो ममीज़ थी वो सबसे पहली ममी थी जो सबसे पहले स्कैन की गई थी। इन डेथ, मतलब मरने के बाद भी वो उसी तरीके से हुआ कि जैसा वो जीने पे होता, ठीक है। लाइक मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, मतलब जैसे सभी चीज़ों में राजा ही पहले आता है, वैसे मरने के बाद स्कैनिंग में भी राजा ही सबसे पहले आया, ठीक है, उसका सबसे पहले स्कैन हुआ। A CT scan machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन क्रॉस सेक्शन। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि एक सिटी मशीन कितना स्कैन किया ममी का हेड टू टो, और कितनी 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन क्रॉस सेक्शन। इन क्रॉस सेक्शन मतलब स्ट्रेट वे में इतनी एक्सरेज दी गई, जिससे क्या हुआ कि टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो
टट के हेड को जब स्कैन किया जाता है, टट हेड स्कैन, और वो कितनी स्लाइस में, मतलब इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस में, ठीक है, एक्स रेज इमेज में, जिससे क्या किया जाता है कि इसको रजिस्टर किया जाता है। इट्स इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरीके से स्कैन करने के बाद जो भी इमेज आता है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ही रहता है, बिल्कुल धुंधला। टैक्स ऑन ईयरी डिटेल्स मतलब काफ़ी स्ट्रेंज डिटेल्स, मतलब जो ईजिली समझ में ना आए। इन द रिजल्टिंग इमेज, मतलब जो फाइनली जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें जो इमेज था काफ़ी, उसके डिटेल्स जो थे वो काफ़ी ईयरी थे, ठीक है। विथ टट एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, मतलब टट के एंटायर बॉडी जो सिमिलरली रिकॉर्डेड की गई। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड एट, अब किसने रिकॉर्ड किया टट की बॉडी को? अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक के स्पेशलिस्ट थे, एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट दैट द विंग गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये इंटायर बॉडी को जो सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया, तो वो टीम जो स्पेशलिस्ट की थी वो प्रोब कर रही थी। किसका प्रोब कर रही थी? किंग टट का। किंग टट को इतने दिनों से कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? विंग्ड वाली गॉडेस, मतलब आप पंख वाली कोई देवी होंगी वहाँ पे, जो इस गिल्डेड बरियल श्राइन को प्रोटेक्ट कर रही थी इतने दिनों से, ठीक है, किंग टट के उसके बॉडी को, ठीक। अब चलिए आगे। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। नाइट में क्या करते हैं? वर्कमैन किस टट को कहाँ से? टूम से निकाल के बॉक्स में डालते हैं। लाइक पैल बेयरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प, और उसके बाद ये कहाँ होता है? रैम्प पे चढ़ते हैं। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स लेके आप कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, मतलब वो कहाँ से क्लाइम्ड होते हैं चढ़ के, और उसके बाद वो सीढ़ियों के रास्ते सैंड आउटसाइड मतलब बाहर की ज़मीन में निकलते हैं। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक, और उसके बाद किस पे खड़े होते हैं? किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट पे, इनटू द ट्रेलर, और जिससे इस ममी को किस में? ट्रेलर में डाला जाता है। दैट हेल्ड द स्कैनर, और जिसमें स्कैनर लगा होता है। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड, 20 मिनट्स के बाद 2 आदमी उसमें में से निकलते। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और दौड़ते हुए ऑफिस जो पास में रहती है वहाँ पे जाते हैं, और रिटर्न होते हैं किससे? पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन से। अब ये क्यों प्लास्टिक फ़ैन लेके जा रहे हैं? द $millions स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, मतलब उसके सिटी स्कैन मशीन के जो कूलर फैन था उसमें क्या हुआ था? सैंड थोड़ी सी क्या हुई कि थोड़ा सा बालू चले जाने की वजह से वो क्या हुआ? स्टॉप हो गया था, वर्क नहीं कर रहा था। और कुछ लोग जो बोले कि क्या है ये? कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, मतलब वहाँ पे एक गार्ड था जो वो काम कर रहा था, तो उसने क्या नर्वसली बोला कि ये तो मशीन का बंद होना फेरो का मतलब किंग का श्राप है, इसी वजह से ये बंद हो गया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। उसके बाद क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट मतलब एक एडिशनल इनके पास फ़ैन होता है जो प्लास्टिक फ़ैन था, वो अच्छे से काम किया और सारे प्रोसीजर को कंप्लीट किया, ठीक है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, चेक किया गया उसके बाद कोई डाटा लॉस्ट नहीं हुआ था। द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, और टेक्नीशियन ने उसकी मम्मी को किसको दे दिया? वर्कमैन को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम, और जो क्या किए? वर्कमैन टट को उसकी टूम में फिर वापस ले जाके लिटा दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन। अब बोल रहे हैं क्या हुआ था? लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, मतलब 3 घंटे पहले क्या हुआ था? उसको रिमूव किया गया था उसकी कॉफिन से। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, मतलब 3 घंटे से भी कम आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, मतलब 3 घंटे पहले रिमूव किया गया था। 3 घंटे बाद उसको क्या किया जा रहा है कि द फेरो अगेन उसको उसी मतलब ग्रेव में उसको क्या किया जा रहा है कि लिटाया जा रहा है। जहाँ पे इसको किसने लिटाया होगा सबसे पहले? फ्यूनररी प्रिस्ट ने, मतलब जो पंडित लोग होते ना जो ऐसे रिचुअल्स में वर्क करते हैं, तो उन्होंने सब लिटाया होगा उनको। 3 घंटे के अंदर अंदर उनका सिटी स्कैन करके फिर वहाँ पे लिटा दिया जाता है। अब बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप
astonishing image of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixel and the technician spun and tilted it in every direction. अब होता क्या है कि ट्रेलर से बैक इन द ट्रेलर टेक्नीशियन क्या करता है, कुछ ऐसी इमेजेस को जो किंग टट की रहती है कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है, उसमें क्या होता है, एक ग्रे हेड होता है और ये किससे बनता है, स्कैटरिंग ऑफ मतलब तमाम सारे बिखरे हुए जो पिक्सल्स होते हैं इमेज के, उनसे बनता है। अब टेक्नीशियन क्या करता है, उस हेड को, जो इमेज रहता है हेड का, उसे स्पन एंड टिल्टेड करता है, घुमा घुमा के उसे देखना चाहता है टेढ़ा मेढ़ा करके हर एक डायरेक्शन में, और वो ये बताता है कि नेक वर्टिब्रे के मतलब वो होता है स्मॉल बोन्स जो नेक के होते हैं, अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, मतलब वो इस तरीके से साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, मतलब उसमें इमेज में कि जैसे एनाटॉमी मतलब जैसे क्लास में होता ना, क्लास में किसी बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए जब ले आया जाता है तो उसको दिखाया जाता है, वैसे दिख रहा है। अदर इमेज रिवील्ड ए हैंड, मतलब कुछ इमेज हैंड के भी दिख रहे हैं। सेवरल व्यू ऑफ रिब केज, मतलब रिब केज के भी इमेज आ रहे हैं। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल का भी एक पार्ट मतलब खोपड़ी का भी एक पार्ट दिख रहा है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, मतलब अब बताया जा रहा है कि प्रेशर ऑफ हो गया था, मतलब अब स्कैन हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हेवास ने क्या बोला है कि अब प्रेशर ऑफ हो चुका है। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसके साथ, मम्मी के साथ। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट में स्लीप नहीं किया है, जाही हेवास बोल रहे हैं। नॉट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड के लिए भी मैं सो नहीं पाया। ही सैड आई वॉज सो वॉरिड, मैं काफ़ी चिंता में था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, अब मुझे सोना चाहिए, मतलब सारा काम कर लिए, अब सोने की बारी आई है। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और उसके बाद ट्रेलर को लेफ्ट करते हुए डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, मतलब ये बता रहा है कि मेटल स्टेयर किधर को आता है, सैंडी ग्राउंड की तरफ। ट्रेलर से हटने के बाद, ट्रेलर को छोड़ने के बाद, वो जो मेटल स्टेयर्स होता है वो फिर बाद में कहाँ पे होता है, वो ग्राउंड में लगाया जाता है, मतलब मैदान में उस ट्रेलर से उतरने के लिए। द विंड हैड स्टॉप, विंड बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, मतलब काफ़ी विंटर का टाइम था, क्योंकि आप जान रहे जनवरी का टाइम विंटर का ही होता है, ठीक है, तो काफ़ी कोल्ड हो चुका था। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, मतलब जैसे मौत पसरी रहती है उसी तरीके से कोल्ड एयर बिल्कुल था, एकदम शांत। इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड, मतलब जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं स्वर्गवासी लोग, उसे बोलते हैं वैली ऑफ द डिपार्टेड, जहाँ पे उनकी मम्मी थी किंग टट की। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टट्स टूम, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि जो टट की जो टूम है उसके एंट्रेंस, मतलब जहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब एंट्री लिया जाता है, उसके ऊपर कौन थे, टूम स्टूड ओरायन, आप ये कह सकते हैं इनका गॉड का नेम है ओरायन। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरस, मतलब ये बोला जाता है कि किंग टट का जो टूम का एंट्रेंस है, वहाँ पे कौन ऊपर में है, ऊपर में अगर देखा जाए तो एक तारामंडल है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, इसे क्या बोला जाता है, ओरायन बोला जा रहा है। तो ओरायन ये जो गॉड हैं वो किसके सोल हैं, ओसाइरस के, ठीक है, तो वो इसको क्या कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, इनकी देख रेख वही कर रहे हैं। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये किसके गॉड हैं, ओसाइरस आफ्टर लाइफ के। आप ये कह सकते हैं कि डेथ के बाद लोग इनकी पूजा करते होंगे, इसीलिए वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, मतलब वो कहाँ, वहाँ से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि जहाँ पे इनकी मम्मी होगी, ठीक है, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे स्काई होगा, स्काई में ये ऐसा इमेज होगा कि ओरायन जो हैं वो, मतलब आप कॉन्स्टलेशन आप बता सकते हैं कि तारों का एक समूह होगा, वो ओसाइरस जो गॉड होते हैं उनका सोल माना जाता है, और वो क्या कर रहे हैं, वो इनको वॉच कर रहे हैं वहाँ से। तो ये थी स्टोरी, इसमें जो भी कुछ थोड़ा आपको इसमें समझने पे जोर देना होगा, बाकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।